दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर आकाश प्रसाद आज आपको अपने इस लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताने के लिए आया हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी जो पृथ्वी है उसकी अंदरूनी बनावट कैसी है, उसके अंदर कौन कौन सी परतें हैं, हमारे नीचे ज़मीन में, पाताल में किस किस प्रकार की, भूमि के नीचे किस किस प्रकार की संरचना, हमारी पृथ्वी कैसी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पृथ्वी हमारे अंदर से हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। सिंपल और सरल शब्दों में दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है प्याज की झिल्ली के समान है। प्याज जो है, प्याज में जैसे विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है। तो आज हम इस लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में हम बात करने के लिए इकट्ठा आज यहाँ पे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे कि आप इस व्हाइट बोर्ड में देख ही पा रहे हैं कि मैंने अपने इस पूरे लेक्चर को आपके सामने व्हाइट बोर्ड में दिखाया है, और आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको पूरी आपको बताने की, सरलीकरण करने की कोशिश की है, सरलता से बताने की कोशिश करी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से बनती है और उसके बारे में हम सूचना कैसे प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम कैसे सूचना पता लगाते हैं, हाउ वी कम टू नो अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी एबल टू नो what is the how we can understand the interior structure of the earth। समझे, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस कई बार ये तर्क दिया जाता है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से पता लगाते हैं, वैज्ञानिक किस प्रकार से पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो चलो देखते हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम बेसिकली तीन प्रकार के सोर्सेज यानी कि तीन प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों या आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। पहला तो है थ्योरेटिकल सोर्सेज के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि सैद्धांतिक सोर्सेज, सिद्धांतों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न विज्ञान की विभिन्न थ्योरी जैसे प्लांटेरिज्मल हाइपोथेसिस और कन्वेंशनल करंट हाइपोथेसिस, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये एक अधिक शोध का विषय है, तो हम अपने लेक्चर में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने अगले लेक्चर में हम इनके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सोर्स है और कॉम्पिटिटिव पर्पस में ज़्यादा इसका महत्व होता नहीं है। आज हम बात करने के लिए यहाँ पे आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो दूसरा और तीसरा सोर्सेज है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, उन पर। तो पहला सोर्स तो थ्योरेटिकल सोर्सेज है, दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स, हाँ जी, आर्टिफिशियल सोर्स के माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, और तीसरा है नेचुरल सोर्सेज के माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है प्रेशर के आधार पर। पहला है प्रेशर, दूसरा है डेंसिटी और तीसरा है टेम्परेचर। इन तीनों को ही आर्टिफिशियल सोर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये तीनों ही आप वैज्ञानिक आधार पर अनुभव कर सकते हैं, और मतलब इसको वैज्ञानिक मानकों के आधार पर वैज्ञानिक अपने मानकों के आधार पर इसका आकलन करते हैं। पृथ्वी में प्रेशर को नापने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं, यूनिवर्स में भी उसी यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं, पर प्रेशर जो है यूनिवर्सल होता है, तो इसलिए हमारी कुछ मानक हमने तय किए गए हैं प्रेशर को नापने के लिए। जरूरी नहीं है कि वही मानक आप हर जगह ही अप्लाई करें। तो ऐसी डेंसिटी है, तो इनको आर्टिफिशियल सोर्सेज कहा गया है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, और टेम्परेचर का भी इसी प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। चलो हम बात करते हैं पहले पृथ्वी के प्रेशर के बारे में। प्रेशर किस प्रकार से, प्रेशर से हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो पहला है, अगर आप देखें तो पृथ्वी की जो परतदार संरचना है, उसमें पृथ्वी में
परतें जो हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत, फिर उसके नीचे तीसरी परत, फिर चौथी परत, ऐसे एक के बाद एक लेयर के रूप में बनती गई हैं पृथ्वी की परतें। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ऊपर की जो परत का दबाव नीचे वाली परत में पड़ता है तो उसे ही प्रेशर बोला जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी तत्व में, पदार्थ में, तो उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व भी उसका बढ़ता चला जाता है। आप प्रेशर की परिभाषा क्या है और डेंसिटी की परिभाषा क्या है आप गूगल सर्च करके आराम से आपको मिल जाएगी। मैं इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता इनकी परिभाषा बताने में, इसलिए चलो हम उस तथ्य को देखते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती है, ये माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाएंगे उसकी डेंसिटी और प्रेशर दोनों बढ़ता जाएगा। देखो ये चिन्ह मैंने बना रखे हैं, ये चिन्ह ऊपर की तरफ दे रखा है। प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, गहराई बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। पर अभी नए वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार यह पता चला है कि किसी भी चट्टान में यानी कि किसी भी परत में प्रेशर यानी कि दाब और डेंसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी यानी कि दाब और घनत्व तो एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद कभी भी प्रेशर और डेंसिटी नहीं बढ़ती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाते जाते घनत्व और दाब बढ़ता जाता है, और जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना अधिक हमें दाब, उतना अधिक हमें घनत्व मिलेगा। पर वैज्ञानिकों के अनुसार ये बात सही है, 50% ट्रूथ है, पर एक सीमा के बाद जब अधिक दबाव, किसी चट्टान के ऊपर अधिक दबाव या अधिक प्रेशर बढ़ता है तो वो चट्टान अपनी ठोस अवस्था में ना रह के तरल अवस्था में बदल जाती है। और ये जो सीमा है किसी भी चट्टान की ताप और दाब सहने की सीमा को ही मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद वो चट्टान या जो डेंसिटी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पिघली अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम जब कोर में जाएंगे, पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जब हम पृथ्वी की जो कोर परत के बारे में बात करेंगे और उसमें जब बात करेंगे कोर के भारी कोर के बारे में बात करेंगे, भारी कोर में हम देखेंगे कि भारी कोर जो है हमारा लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में है, उस समय हमको ये तथ्य प्रेशर और डेंसिटी के तर्क बहुत काम आने वाले हैं। तीसरा बिंदु प्रेशर और डेंसिटी में यह बोला गया है पृथ्वी के आंतरिक कोर का अधिक प्रेशर के, जो हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है उसकी अधिक डेंसिटी जो है प्रेशर के कारण नहीं है। प्रेशर के कारण नहीं, कई बार ये भूल चूक से किताबों में लिख दिया जाता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक कोर है उसकी जो अधिक डेंसिटी है, अधिक घनत्व है, जैसे कि मैंने बताया गहराई के साथ साथ घनत्व भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक कोर है उसका जो अधिक डेंसिटी है प्रेशर के कारण नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो कुछ अधिक घनत्व वाले पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे कि लोहा और निकेल, यानी कि ये लोहा का ही एक अंग है निकेल, और उससे ये मिलकर बनता है हमारा आंतरिक कोर। इसलिए उसका घनत्व प्रेशर के कारण अधिक नहीं है, यहाँ पे उपस्थित पदार्थों के कारण इसका अधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये बात सत्य है, ये हमको 2 तर्क बिल्कुल याद रखने हैं। यहाँ पे मैं बार बार प्रेशर और डेंसिटी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तर्क बिल्कुल याद रखना है कि जैसे जैसे पृथ्वी गहराई में जाएंगे आपका घनत्व और आपका दाब बढ़ता जाएगा। पर याद रखना है किसी भी चट्टान में किसी परत में ताप और घनत्व एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद वो चट्टान जो है पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है। तो और जरूरी नहीं है किसी भी चट्टान का, पृथ्वी की चट्टान का जो अधिक घनत्व है वो ऊपर स्थित दबाव के कारण हो, ऊपर स्थित चट्टानों के दबाव के कारण हो। यह घनत्व उसका अधिक उस परत में उपस्थित तत्वों के, मेटल्स के और पदार्थों की उपस्थिति के कारण भी हो सकता है। डेंसिटी और प्रेशर आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को समझने के लिए टेम्परेचर किस प्रकार से काम करता है दोस्तों। देखिए पृथ्वी की, जैसे मैंने बताया कि 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अगर हम क्रस्ट देखें, पृथ्वी की जो उसकी औसत मोटाई है लगभग 35 किलोमीटर, उसकी औसत मोटाई है 35 किलोमीटर। क्रस्ट के संदर्भ में ये बोला जाता है, वैज्ञानिकों को ये प्रमाण मिले हैं कि क्रस्ट में जैसे जैसे हम
नीचे जाएं तो तापमान भी बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। और ये तापमान बढ़ने की दर जो है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर में तापमान बढ़ जाता है। यानी कि पृथ्वी की अगर हम गहराई में जाएं तो 32 मीटर गहरा जाने पर पृथ्वी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि ये इस बात तो तथ्य की बात है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ताप, दाब और घनत्व बढ़ता जाता है और तापमान भी गहराई में जाने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। आपका तापमान जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी की गहराई में बढ़ते जाएंगे, आपका तापमान भी बढ़ता जाएगा। पर ये तो तापमान बढ़ने की दर है क्रस्ट के संदर्भ में, केवल ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ क्रस्ट के संदर्भ में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा 32 मीटर की गहराई में। पर यदि वैज्ञानिक इस तथ्य को माने तो इस आधार पर 50 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का तापमान 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पर 1200 से 18 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाएगा 50 किलोमीटर की गहराई में, तो ऑब्वियसली बात है 1200 डिग्री से 1800 डिग्री की अवस्था में कोई भी चट्टान पिघली अवस्था में पाई जाती है, और हमें पता है कि पृथ्वी की 50 किलोमीटर के नीचे गहराई पर हमारी एक परत है जिसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। पर लिथोस्फीयर का मतलब है ठोस। तो वो ठोस अवस्था में कैसे है? लिथोस माने होता ठोस अवस्था। तो लिथोस 50 किलोमीटर की गहराई में भी ठोस अवस्था में हमें हमारी चट्टान मिलती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये जो आंकड़े हैं इसमें ये पाया कि जो तापमान बढ़ने की, पृथ्वी की गहराई में जाते हुए तापमान बढ़ने की जो दर है वो धीरे धीरे घटती जाती है। यानी कि इस अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्रस्ट में जो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर में बढ़ता है, इसके बाद 50 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर गहराई तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है और 300 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है। यानी कि 300 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान जो है पृथ्वी का 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। तो इस आधार पर हमारी पृथ्वी के जो आंतरिक कोर है उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान निकलता है। तो याद रखिएगा, यदि आपके सामने एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी का तापमान किस प्रकार से बढ़ता है, तो आपको तीनों ये थ्रेशोल्ड याद रखने हैं। तीनों थ्रेशोल्ड याद रखने कि क्रस्ट में जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर की गहराई में बढ़ता है, और पर उसके बाद जो तापमान बढ़ने की जो दर है थोड़ी धीमी हो जाती है। फिर उसके बाद तापमान जो है 100 किलोमीटर गहराई पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है, और 300 किलोमीटर गहराई के बाद जो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। तो आज हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के 2 सोर्सेज के बारे में हमको नॉलेज मिल गई, प्रेशर के बारे में, डेंसिटी के बारे में और टेम्परेचर के बारे में जो हमने बात करी। इसके आधार पर हम थियोरेटिकल और आर्टिफिशियल सोर्सेज के बारे में जान चुके हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, और इस लेक्चर का पूरा क्रक्स है, इस लेक्चर का जो निचोड़ है मेरा, ये जो मेरा तीसरा बिंदु है, इसको अंत तक देखनी होगी आपको वीडियो। इसलिए वो है सीस्मोलॉजी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के बारे में हमको जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है वो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, यानी कि प्राकृतिक सोर्सेज से हमको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। और इसके अंतर्गत हम वोल्केनिसिटी यानी कि ज्वालामुखियों के अध्ययन के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा मेटर्स के बारे में, मेटरॉइड्स जो यानी कि दूसरे ग्रह से उल्कापिंड हमारे पृथ्वी में आके गिरते हैं, उनकी सेल संरचना, उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करके भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे जो महत्वपूर्ण जो तर्क है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के विषय में सबसे महत्वपूर्ण, व्हाट इज द वेरी एसेंशियल सोर्स ऑफ knowledge or evidence through which we understand the interior structure of the earth. So the very important sources of to know about the interior structure of earth is a seismology यानी कि भूकंप तरंग विज्ञान के अनुसार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। यूं तो दोस्तों भूकंपीय तरंगों का अध्ययन के माध्यम से विज्ञानियों ने पाया है कि भूकंपीय तरंग के जो है मूलतः 5 प्रकार की होती हैं, परंतु आज हम 2 अन्य जो प्रकार की जो तरंगे हैं उनको उतना महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो
कई बार इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते और इतना मैं समझता हूँ कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल मूल, जो 5 जो भूकंप तरंगे हैं, उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे 3 मेजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तरंगे हैं, तीन प्रकार की भूकंप तरंगों के हम बारे में बात करेंगे, जो कि पी वेव्स हैं, एस वेव्स और एल वेव्स हैं। तो आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना। आप ये मत सोचना कि हम 5 प्रकार के तरंगों का प्रयोग अध्ययन नहीं कर रहे तो हमारा कुछ ज्ञान अधूरा है। मैं इन्हीं 3 तरंगों के माध्यम, जो कि मूल 3 तरंगे हैं, इनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से ये तरंगे हमारी पृथ्वी के अंदरूनी बनावट के बारे में सूचना देती है, मैं इसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी जो तरंगे हैं, पृथ्वी की भूकंपीय तरंगे, उसको बोलते हैं पी तरंगे। तो पी तरंगे भूकंपीय तरंगे, जो पी प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं, ये एक प्रकार की ध्वनि तरंगों के माध्यम से काम करती हैं और जो कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। पी तरंगे, इस तरंग की गति या इसके वेग से हम पृथ्वी की क्रस्ट परत और मेंटल परत के बारे में बहुत सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देखते हैं इस जो भूकंपीय तरंग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। देखिए दोस्तों, इस भूकंपीय तरंग की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो वेग है, वो होता है 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये रिक्टर स्केल पे इसकी जो गति है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से भागती हुई दिखाई देती है। इस तरंग की जो विशेषता होती है, किस मीडियम से गुजरती है। ये जो तरंग है, सॉलिड के लिए मैंने S लिखा है, लिक्विड के लिए मैंने L लिखा है और गैस के लिए मैंने G लिखा है। तो ये जो पी प्रकार की जो तरंग है, इसको एस वेव, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है। यानी कि तीनों माध्यम में ये जो तरंग है, पी तरंग है, ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए इसको प्राइमरी तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स भी बोला जाता है। कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या प्राइमरी वेव्स भी इसको बोला जाता है। इस तरंग के बारे में अगर आपको और वैज्ञानिक जानकारी देखना है, तो ये जो तरंग है, जो पी तरंग है, ये कॉनकेव पथ में यात्रा करती है। कॉनकेव माने कॉनकेव मतलब कढ़ाई का जो अंदरूनी भाग होता है, उस तरीके से अंदरूनी भाग के अनुसार इस तरीके ऐसे मार्ग में ये ट्रेवल करती है कॉनकेव में। और ये जो पी तरंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसके जो क्रस्ट और मेंटल के बारे में बहुत अच्छी सूचना देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि याद रखेंगे, जब भी हम पी तरंगे, एस तरंग और एल तरंग के बारे में बात करेंगे, इस चीज को याद रखना है, जो तरंगों की जो वेग है, तरंगों का जो वेग है, वो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। तरंगों का जो वेग है माध्यम के, सॉलिड माध्यम में कोई भी तरंग का वेग बढ़ जाएगा, लिक्विड माध्यम में कोई भी तरंग का वेग गिर जाएगा और गैसीय माध्यम में भी कोई भी तरंग का वेग गिर जाएगा। यानी कि जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से ये तरंगे गुजरती हैं, इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, बढ़ती, इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे पी वेव्स की भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी, पी वेव्स की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। याद रहेगा, ठीक है। दूसरा है एस तरंगे, इनको सेकेंडरी तरंगे भी बोलते हैं, एस वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब कभी भी भूकंप आता है अभिकेंद्र में, यानी कि फोकस पॉइंट में या एपिसेंटर से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो रिक्टर स्केल में ये तरंग पी तरंग के बाद उपस्थित होती हैं, पी तरंग के बाद दिखाई देती हैं। इसलिए इनको सेकेंडरी वेव्स बोला गया है, यानी कि गौण तरंगे भी इनको बोला जाता है। इनको दूसरा इनका नाम है ट्रांसवर्स तरंगे या फिर सेकेंडरी वेव्स। मैंने बताया सेकेंडरी वेव्स, इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी इन्हीं को बोला जाता है। इनकी जो गति होती है वो होती है 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड। ये 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की दर से आगे बढ़ती हैं। और ये जो तरंगे हैं, इसके बारे में याद रखना कि जो एस तरंगे हैं केवल सॉलिड से ही गुजर पाती है, सॉलिड से गुजर पाती है, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट से ये गुजर पाती है और लिक्विड ऑब्जेक्ट में ये तरंग जो है विलुप्त हो जाती है। एस तरंगों के माध्यम से ही हम बाहरी कोर यानी कि आउटर कोर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आउटर कोर, क्योंकि हमारा आउटर कोर लिक्विड अवस्था में, मैंने बताया, तो लिक्विड अवस्था में है। जैसे ही एस तरंगे
आउटर कोर में पहुंचती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती रिक्टर स्केल में। इसलिए वैज्ञानिकों का यह मानना है क्योंकि एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आउटर कोर है, जो बाहरी कोर है वो लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, याद रहेगा। और इनकी जो डेंसिटी मैंने बताया कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी इनकी भी डेंसिटी, इनकी जो वेग है बढ़ता जाएगा इस तरंगों का। जो एल तरंगे हैं ये सबसे ज्यादा भूकंप के समय में, याद रखेंगे एल के कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे कौन सी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली तरंगे कौन सी है, तो एल तरंगे हैं। भूकंप के समय में सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी तरंगे करती हैं, एल तरंगे करती हैं। इनको सरफेस वेव्स भी बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के बाहर ऊपर सियाल और साइमा यानी कि क्रस्ट के ऊपर ट्रेवल करती है। क्रस्ट में ही ट्रेवल करती है, सबसे ऊपरी परत में ही ये जो एल तरंगे ट्रेवल करती हैं। इनको इसे सरफेस वेव कहा जाता है। भूकंप के समय में सबसे ज्यादा नुकसान ये वेव्स करती हैं। इनको लॉन्ग पीरियोडिकल वेव्स भी बोला जाता है। और इनकी जो गति होती है, मैंने जैसा कि लिखा है, इन तरंगों की जो वेग होता है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। परंतु दोस्तों याद रखेंगे इसकी गति कम है पी वेव से, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मारक क्षमता कम है। ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये पृथ्वी के क्रस्ट में ही ट्रेवल करती है, पृथ्वी की ऊपरी सरफेस में ट्रेवल करती है और वहां तभी जाके बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तभी ज्यादा प्रभावशाली है, इसीलिए इनको सरफेस वेव बोला जाता है। इस तरंग की विशेषता है ये पी तरंग की भांति ही सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर पाती हैं। और इसी के आधार पर हम ये तीनों लिक्विड में माध्यम में ट्रेवल करती हैं, पर जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड माध्यम में प्रवेश करती है इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी कम हो जाती है। गैस में जाने के बाद इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये तीनों तरंगे हैं, ये पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स। इनके बारे में मैंने आपको इनका वेग के बारे में बताया, इनके मीडियम ऑफ ट्रेवल के बारे में बताया, इनके नेम्स के जो नेम्स हैं उनके बारे में बताया। तो अगले लेक्चर में मेरे को समझने के लिए, इस मेरे लेक्चर को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे अगले लेक्चर को भी देखना। और पी वेव्स, एस वेव्स की विभिन्न प्रवृत्तियों को आप याद रखेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए और आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बढ़िया से समझ पाएं। मेरे को लगता है कि आपके लिए ये जो लेक्चर है बहुत काम का रहेगा। अगर आपको इससे मेरा जो बाद में लेक्चर डालूंगा अगर उसको ढंग से समझना है तो आप जरूर इस लेक्चर को बहुत आराम से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। और किसी भी कोई जो क्वेरी हो आप मुझको मैसेज बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।